नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए हुए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एकेडमी आपके लिए लाता है साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आईटीआई पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एंड बीपीएससी टीचर। इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली प्रकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका एक्स किरण, ऑप्शन बी है आपका ध्वनि तरंग, ऑप्शन सी है चुंबकीय अनुनाद, ऑप्शन डी है विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटॉप। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स किरण का यूज कहाँ करते हैं, तो एक्स किरण का यूज हड्डी के लिए करते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग का यूज ऐसा कहीं होता नहीं है। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद ऐसा होता नहीं है। तो बच क्या गया आपका चुंबकीय समस्थानिक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया आपका विकिरण समस्थानिक। ठीक है, रेडियो आइसोटॉप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी है नीला और लाल, ऑप्शन सी है इंडिगो और पीला, ऑप्शन डी है पीला और बैगनी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार। प्रकाश आपको पता है प्रकाश कितने रंग का होता है, प्रकाश होता है 7 रंगों का। ठीक है, तो पौधा जो प्रकाश लेता है उसमें से 7 रंग को अच्छी तरह से नहीं ले पाता है। ठीक है, तो पौधा किस प्रकाश को अच्छी तरह से लेगा, इसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको पता है कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा किस रंग के प्रकाश में होगा। तो आप याद कर लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा किस कलर में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ती को कैसा रंग देता है, हरा रंग। पत्ती को हरा रंग कैसा देता है, क्लोरोफिल देता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात करते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है, बाकी किसी कलर को ग्रहण नहीं करता। देखिए, बैगनी, नारंगी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नारंगी है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, नीला और लाल। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, नीला और लाल को ग्रहण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन ए देखिए, एडवर्ड कैंसनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली और विनोद धाम। ठीक है, तो आपको बता दे WWW का आविष्कारक आपका है टिम बर्नर्स-ली। क्या है, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, आपका कभी भी मोबाइल ख़राब होता है, टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ ख़राब होता है, तो आप कहाँ जाते हैं, मैकेनिक्स, मतलब कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे। तो वहाँ पर क्या करता है, आपका मोबाइल ठीक करता है, तो एक रोड से क्या करता है, जोड़ता है, चीज़ों को जोड़ता है। तो उसमें क्या होता है, लोहा तथा टीन, सीसा तथा टीन, एल्युमिनियम तथा सीसा और एल्युमिनियम तथा लोहा। तो सोल्डरिंग करता है, तो उसमें यानी आपसे पूछा जाता है सोल्डर धातु किसका बना होता है, तो यह होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका धातु है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलाने के लिए, बोल रहा है सूची 1 ईंधन गैस और सूची 2 है प्रमुख अवयव तथा सुमेलित कीजिए के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है इनमें से बताइए कि एक दूसरे में किस में से सुमेलित होगा। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं। ए में क्या है CNG, बी में क्या है कोयला गैस, सी में क्या है LPG, डी में क्या है भाप अंगार गैस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको सबसे आसान इसमें क्या है, सबसे आसान आपका है LPG। LPG किसका मिश्रण होता है, तो LPG होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सी किस में मिल गया 2 में, सी किस में मिल गया 2 में। अब ऑप्शन भी यहाँ से चेक करते हैं, C2 में देखिए सी किस में मिला LPG ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो सी किस में मिल गया 2 में। ठीक है, तो C2 में आपका मिल गया है। चलिए उसके बाद अगला क्या होता है, अगला है आपका कोयला। अगला क्या है आपका कोयला गैस, LPG गैस और भाप अंगार गैस। तो कोयला गैस आपका होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला गैस किसका होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी किस में मिल गया है आपका 4 में, बी किस में मिल गया 4 में। जबकि LPG बोल दिए, जबकि आपका भाप अंगार गैस किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो डी किस में मिल गया 1 में। बचा कौन सा CNG। CNG में क्या होता है मीथेन और इथेन होता है। CNG में क्या होता है मीथेन और इथेन। आपका क्या होगा A3, क्या हो गया A3 हो गया, B4 हो गया और C2 हो गया और D1 हो गया। A3 और B4 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको बता दें जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा से ग्रो करवाइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब हम लोग पूरा का पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पित्त का स्राव कौन करता है। ऑप्शन ए आपका है आमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो पित्त का स्राव यानी कि पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्त आपका किससे निकलता है, यकृत से। पित्त किससे निकलता है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो गए। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यही आपका यकृत है। ठीक है, यकृत है। और हिपेरिन नाम का प्रोटीन उत्पाद करता है, कौन करता है, यकृत। हिपेरिन नाम का प्रोटीन यकृत उत्पाद करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, यकृत का एक और भी काम है, मरे हुए RBC को नष्ट करता है, यह भी यकृत करता है। और कोई व्यक्ति की जब मृत्यु जहर खाने से होती है तो उसके जांच करने में यकृत ही योगदान देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है अर्ग, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। देखिए यदि आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि वाट किसका मात्रक है, तो वाट है शक्ति का मात्रक, बाकी ऊर्जा का नहीं है, तो इसलिए वाट इस सवाल का आंसर होगा। उसने पूछा था कि ऊर्जा का नहीं है तो ऊर्जा को देखिए, अर्ग भी क्या है ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, आपको बता दें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आपको। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है ऊर्जा सदिश है कि अदिश है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा एक अदिश राशि है, याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया मिलान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है
कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए आपको दिया हुआ लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता, एक तरफ खनिज है, एक तरफ उसका अयस्क है, तो किसका किस में मिलता है? देखिए सबसे आसान चीज आपको बताते हैं, लोहा। लोहा का सबको याद रहता है, लोहा किससे निकलता है? हेमेटाइट। लोहा किससे निकलता है? हेमेटाइट। A2 किस में है? यदि A2 आपको किसी एक ऑप्शन में है तो आपका आंसर यहीं से खत्म हो गया, आपको जाने नहीं जाने। देखिए A2 आपका मात्र B में है। A2 किस में है? B में, तो B इस सवाल का आंसर हो गया। इसे आप पता भी लगा सकते हैं, आपको याद नहीं रहे। देखिए A2 हो गया, जबकि B क्या है? 3, यानी कि तांबा किसका है? मेकालाइट। ठीक है, तांबा का एस क्या है? मेकालाइट। C क्या है? 4, यानी कि एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम किसका है? बॉक्साइट, ये भी आपको याद है। जबकि जस्ता का क्या है? जस्ता का आपका है बिलेमाइट। ठीक है, तो बात समझ गए। लोहा का क्या हुआ? हेमेटाइट। जबकि एल्युमिनियम क्या है? बॉक्साइट। तांबा का क्या है? मेकेलाइट। और जस्ता का क्या है? बिलेमाइट। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि यही अयस्क है, हर चीज़ का कुछ न कुछ और भी अयस्क होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ये आंसर है। ठीक है, एक चीज़ के 2-3 अयस्क हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने तो कुछ और पढ़ा। एक ही धातु के 1, 2, 3 अलग अलग अयस्क हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? ऑप्शन ए आपका क्या है? थायमीन। ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है राइबोफ्लाविन। ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिकम। ऑप्शन सी है नियासिन। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि थायमीन क्या है? यह क्या है? बी है। राइबोफ्लाविन क्या है? यह भी बी है। और नियासिन क्या है? यह भी आपका क्या है? बी है। तो देखिए, तो B1 क्या होता है? थायमीन। थायमीन क्या होता है? B1 होता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लाविन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? B3 पैंथोनिक एसिड होता है, जबकि B5 क्या होता है? नियासिन होता है। B5 क्या होता है? नियासिन होता है। ठीक है, तो B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। आप याद कर लीजिए, बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? तो B1 की कमी से। ठीक है, जबकि यहीं पर दूसरा B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से। जिसको B2 की कमी हो जाएगा उसका क्या होगा? उसका त्वचा फटेगा, जैसे त्वचा है फटता है, आँख लाल होना। ठीक है, और जीभ भी फटेगा उसका, उसको B2 की कमी होगा। ठीक है, और यहीं पर है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद होना चाहिए, इसको विटामिन सी को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसके कमी से रोग भी होता है, उसका नाम होता है एस्कॉर्बी रोग। ठीक है, अब बच गया आपका ये प्लेगरा। प्लेगरा किससे होता है? तो नियासिन B5 की कमी से क्या होता है? प्लेगरा होता है, या 4D सिंड्रोम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, प्लेगरा रोग होता है। इस आपको बोलेगा 4D सिंड्रोम किसके कारण होता है? B5 के कारण होता है। आपके सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हुए। ठीक है, किस विटामिन की कमी से प्लेगरा होता है? तो नियासिन की कमी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 10। बोलता है, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए। ऑप्शन बी है विटामिन बी। ऑप्शन सी है विटामिन सी। और ऑप्शन डी है विटामिन डी। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर द्वारा इनमें से कौन सा विटामिन तैयार किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैसे होता है? जब हम क्या करते हैं, धूप में रहते हैं, तो धूप में हमारे बॉडी पर लगता है, तो हमारे बॉडी की त्वचा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसी से क्या होता है? विटामिन डी का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपको बताना विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। आपको कमेंट में लिखना विटामिन ए का नाम और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है? यानी विषाणु जनित नहीं है, नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं लोग भूल जाते हैं, विषाणु से नहीं होता ऐसा पूछा। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स। ऑप्शन बी है एड्स। ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस। ऑप्शन डी है आपका न्यूमोनिया। ठीक है,
आपको याद होना चाहिए चिकन पॉक्स किससे होता है, यह भी होता है वायरस से। एड्स भी किससे होता है, वायरस से। हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से। बच गया कौन, डी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यह किससे होता है, निमोनिया एक बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। थोड़ा सा और देख लीजिए, जब आपको चिकन पॉक्स होगा, चिकन पॉक्स से पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स से पूरा शरीर प्रभावित होता है। आपसे पूछा जाएगा चिकन पॉक्स का वायरस का नाम बताइए, तो चिकन पॉक्स जो होता है उसके वायरस का नाम होता है बेरीओला। क्या होता है, बेरीओला वायरस द्वारा होता है। ठीक है। एड्स जब होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को एड्स होता है तो उसका WBC प्रभावित होता है। इसके वायरस का क्या नाम होता है, HIV। ठीक है। हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है, तो आपका यकृत प्रभावित होता है, जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, यह भी एक विषाणुजनित रोग है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया किसे प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी के कारण क्या होता है, निमोनिया होता है। समझ गए हैं दोस्तों। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ आंसर नहीं देखिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपको 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 60, 70, 75 क्वेश्चन आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ गया, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। ऑप्शन ए है श्वसन संबंधी रोग, ऑप्शन बी है हृदय संबंधी रोग, ऑप्शन सी है आंत संबंधी रोग, ऑप्शन डी है आनुवांशिक रोग। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जब व्यक्ति को बढ़ जाता है तो हृदय संबंधी रोग होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जाता है आपके धमनी में जाके दीवारों पे चिपक जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, इससे हृदय संबंधी बीमारी हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी पूछा जाता है कि हृदय, आपका जो हृदय होता है, हृदय के चारों ओर क्या होता है, एक झिल्ली होता है, इसको क्या बोलते थे, हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। मनुष्य का जो हृदय होता है सामान्य स्पंदन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। आपको बता दें, ठीक है, आपको पता हो, आपको जानकारी होगा कि मनुष्य का हृदय धक धक करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मनुष्य का हृदय धक धक नहीं करता। जब हृदय की जो आवाज़ है तो वह लब डब है। क्या है, हृदय का आवाज़ कैसा होता है, लब डब। हृदय का आवाज़ सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप, जिसको आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कान में लगा के आपके हार्ट पे सुनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, हमारे गांव के भाषा में जिसको आला नहीं बोलते उसी को हम क्या बोलते हैं, किताबी भाषा में स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए। आपके बॉडी में हृदय का क्या काम है, हृदय का काम है ब्लड का पंपिंग करना। ठीक है, ब्लड का पंपिंग करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, फिर से मिलाने वाला आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए सूची 1 में है खनिज, सूची 2 में प्राप्ति स्थान। मतलब कि आपको एक तरफ बताना है कि ये कहाँ से एक दूसरे में प्राप्त होता है। देखिए, ए में है यूरेनियम, बी में है एल्युमिनियम, सी में है लोहा और डी में है जस्ता। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यूरेनियम का अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा भंडार जो है वह कहाँ है, जादूगोरा में यूरेनियम आपको मिलता है। यह जादूगोरा कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, जादूगोरा कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, जबकि आपका एल्युमिनियम कहाँ मिलता है, एल्युमिनियम आपका कोरबा में मिलता है। कहाँ मिलता है, कोरबा जगह का नाम है। ठीक है, लोहा कहाँ मिलता है, कुदेरमुख। लोहा की खान कहाँ है, कुदेरमुख। ठीक है, जबकि जस्ता खान कहाँ आ गया, ज्वारमाला। जस्ता खान कहाँ है, ज्वारमाला। आपका ऑप्शन मिलाइए। और A3 किस में है, सी में है और डी में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, जबकि बी क्या है, 4। A3B4, ऑप्शन सी नंबर आपका आंसर है, A3B4। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है 4816, ऑप्शन बी है 4618, ऑप्शन सी है 4186 जूल, ऑप्शन डी है 4182 जूल। तो इसमें कुछ सोचना समझना नहीं, इसको याद कर लेना है। ठीक है, 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए
4186 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 15, बोलता है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम की जो मात्रा होता है, ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 0.7%, ऑप्शन डी है 2.5%। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.7% होता है। ठीक है, जब आप यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, यूरेनियम क्या है? एक धातु है, इतना भी याद कर लीजिए। यूरेनियम क्या है? एक धातु है। अब यूरेनियम धातु का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेड इसका अयस्क होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? देखिए ऑप्शन बोल रहा है 0 डिग्री सी पर शुष्क वायु होना चाहिए, 0 डिग्री सी पर आर्द्र वायु होना चाहिए, 30 डिग्री सी पर शुष्क वायु होना चाहिए और 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु होना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इसमें से कहाँ पर होगा? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होगा 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग इसमें होता है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस बोल दिया और आर्द्र और शुष्क की बात कर दिया, तो यहाँ पे याद रखना आपको 30 डिग्री सी। जब आपको किसी बोलेगा क्वेश्चन में ठोस द्रव गैस की बात करेगा तो ठोस में क्या करता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आपको नॉर्मल बोलेगा कि बताइए वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आपको 330 भी मिल सकता है, ये वेरी करता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि का वेग निर्वात में बताइए। ध्वनि का वेग शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यह भी जान लीजिए। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा बताइए ध्वनि का यह जो है क्या बोलता है? ध्वनि किस प्रकार का क्या है? तरंग है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश की बात करेगा, प्रकाश आपका क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ गया है, फिर से सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना। ऑप्शन ये क्या है? ए में क्या है? जगदीश चंद्र बसु का संबंध किससे है? सीवी रमन का संबंध किससे है? मेघनाथ शाह का संबंध किससे है? सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? देखिए तो याद कीजिए, जगदीश चंद्र बसु, आपको किस्सा याद होगा कि बचपन में एक पेड़ को तोड़ रहे थे। ठीक है, तो उसकी माता ने बोला पेड़ सो गया। जगदीश चंद्र बसु किसका संबंधित है? प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि A2। क्या है? A2। आप देख सकते हैं ए का मिलन 2 में किस में है? अगर एक ही ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर A2 किस में है? ऑप्शन ए में है, लेकिन आप जान लीजिए। ठीक है, आपको यह भी याद होना चाहिए सीवी रमन किसके खोज किए थे? सीवी रमन प्रकाश के परिकीर्णन सिद्धांत, यानी कि B1। ठीक है, सीवी रमन B1। और उच्च ताप का आयोजन इसने मेघनाथ शाह ने किया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किसने किया था? सत्येंद्र बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, ऐसा सुने होंगे। तो एक होता अलग से व्यक्ति होते सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ठीक है, तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। ठीक है, देखिए मुक्त अवस्था मिलने का मतलब उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होना चाहिए। तो सोना जो है इसका रिएक्टिविटी, जैसे देखिए सोना महंगा है, क्यों है? क्योंकि सोना जब आप खरीदते हैं तो क्यों ज़्यादा महंगा आता है? क्योंकि जैसा खरीदते हैं वैसे रहता है, जंग वंग ऐसा कुछ नहीं लगता। जबकि आपको लोहा का दे दे, चांदी का देते हैं, चांदी आपका काला हो जाता है, नहीं हो जाता है। जबकि लोहा का अंगूठी लीजिएगा तो जंग लग जाएगा, इसी प्रकार। तो उस रिएक्टिविटी जो होता है
सोना का बहुत कम होता है, तो इसीलिए। और आपको बता दें सोना इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करना का मतलब किसी से जुड़ना, ठीक है। तो सोना इसलिए मुक्त अवस्था में मिलता है। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सोना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है गैस में द्रव, ऑप्शन बी है द्रव में गैस, ऑप्शन सी है गैस में ठोस, ऑप्शन डी है द्रव में द्रव, ठीक है। देखिए कोई चीज़ एक दूसरे में मिला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपने दूध के बारे में सुना होगा, तो दूध भी क्या है? कोलाइड है। तो दूध क्या होता है? द्रव में द्रव मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कोलाइड बोलते हैं। जबकि दूध में जो द्रव में द्रव होता है उसको पायस बोलते हैं। यहाँ कोहरा की बात कर रहा है, तो कोहरा की जो बात करते हैं, तो कोहरा जैसे आप देखते हैं ओस कोहरा ऐसा लगता है, तो ये क्या होता है? गैस में द्रव होता है। क्या होता है? गैस में। आप देखते होंगे ठंड के दिन में ऊपर में थोड़ा हवा जैसा लगता है, हवा में थोड़ा सा पानी जो लटक जाता है, अब कोहरा लगा हुआ, नहीं, ओस कोहरा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो गैस में क्या होता है? द्रव, यानी कि वायु में पानी लटक जाता है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन ए है अस्थि पंजर, ऑप्शन बी है कीट पतंगों से, ऑप्शन सी है जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से, ऑप्शन डी है मौसम विज्ञान से, ठीक है। तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है, पारिस्थितिकी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। कोई भी जीव जंतु होता है और इसके पर्यावरण से जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बीज रहित फल के विकास को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फल के विकास आप जानते हैं कोई भी, तो ऑप्शन नंबर ए है एपोलाइसिस, ऑप्शन बी है पार्थिनोकॉर्पी, ऑप्शन सी है मार्फोजिनेसिस, ऑप्शन डी है क्लोनिंग, ठीक है। तो देखिए बीज रहित फल के विकास के लिए आपको ध्यान से देखिएगा, बाजार में आप देखें बड़ा बड़ा अमरूद आता है, वैसा ही कुछ नया नया जब फल आता है तो उसमें देखते हैं बीज बहुत कम रहता है, मतलब नहीं के बराबर। पपीता देखें किसी किसी में एगो बीज होता है, नहीं, ठीक है। तो बीज रहित फल के लिए क्योंकि वैज्ञानिक कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो बीज रहित फल के विकास के जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकॉर्पी। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकॉर्पी। ऑप्शन नंबर बी आपको याद करना है, बीज रहित फल के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉर्पी, ठीक है। जबकि क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? तो जीव से संबंधित, यानी उसका बच्चा जो तैयार करते हैं वह क्लोनिंग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है पाइला घोंघा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है एनालिडा, ऑप्शन बी है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी है मोलास्का, ऑप्शन डी है सिलिंटेटा, ठीक है। तो घोंघा, देखिए घोंघा को आपने देखा होगा, घोंघा का एक बॉडी होता है, बॉडी के ऊपर एक कवर लगा होता है जो कि कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऐसे करके आपका घोंघा होता है, ठीक है। ऐसे करके आपका घोंघा इसके अंदर बंद होता है। तो यह जो खोल होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा जो भी जंतु आपको दिखता है वह सब जंतु किस में होता है? मोलास्का संघ के जंतु थे। जैसे घोंघा हो गया, शंख समझते, शंख वह भी मोलास्का संघ का जंतु है, ठीक है। शंख के ऊपर भी ऐसा रहता, समझ के बात। चलिए आपको कमेंट में बताना है एक सिलिंटेटा संघ के एक जीव का नाम। कमेंट में सिलिंटेटा संघ के एक जीव का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। समझ के बात। चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 23। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, तो दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। ऑप्शन ए है एंटीबीनम, ऑप्शन बी है एंटीटॉक्सिक, ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जब आपको कटफट लग जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए आपके घाव को साफ उफ करता है। आपने देखा हो बूरो प्लस एक क्रीम होता है, क्या कर बूरो प्लस एंटीसेप्टिक, मैंने कटफट लग गया तो उसको आप लगा लीजिएगा तो ठीक है, तो हुआ कटफट वाला, ठीक है। जबकि देखिए एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीसेप्टिक मतलब सुरक्षा के लिए, ठीक है।
तो सुरक्षा एंटीसेप्टिक हो गया। और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। देखिए यहाँ बी में क्या है, एंटीटॉक्सिन। तो देखिए जहर को काटने वाला जो दवा होगा उसको कहते हैं एंटीटॉक्सिन, ठीक है। लेकिन इस प्रकार जो दर्द निवारक दवा, यानी जो भी दवा आप खाते हैं जिससे दर्द आपका दूर होता है, तो उस दवा का नाम होता है एनाल्जेसिक। क्या नाम होता है, एनाल्जेसिक, ठीक है। क्या नाम होता है, एनाल्जेसिक। दर्द का नाम होता है दर्द हारी का दवा, ठीक है। दर्द खत्म करने वाला दवा क्या नाम होता है, एनाल्जेसिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, हाइड्रोफोनिक्स का संदर्भ है। हाइड्रोफोनिक्स जलीय पौधे उगाना, तरल माध्यम में पौधे उगाना, ठीक है, जल में पौधे उगाना, रेत में पौधे की खेती करना। तो हाइड्रोफोनिक्स का मतलब है खेती करना तो है ही, लेकिन ऐसा खेती कहाँ करना है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो जो लिखा दिया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो पानी में क्या होता है, पानी में खेती जब कोई भी पौधा आप लगाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। किसी प्रकार का पौधा आप पानी में लगा सकते हैं, जैसे चना भी आप, जैसे कि आप देखते होंगे आपके क्या करते हैं, किसी बर्तन में चना रख दीजिए, उसके नीचे पानी भर दीजिए तो चना का पौधा हो जाएगा, ठीक है। जबकि बिना मिट्टी के भी चना का पौधा हो जाएगा। तो इसलिए तो जल में पौधा कोई लगाते हैं, उगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। देखिए जलीय पौधा नहीं होगा, क्योंकि जलीय पौधा सिर्फ जल में होगा, जबकि जो मिट्टी में होता है वह भी पौधा आप जल में उगा सकते हैं अपने तकनीकी लगा के, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। चलिए तो आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण, ठीक है। तो आपको बता दें साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखता है, बिल्कुल क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाता है व्यतिकरण के कारण, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, आप अपनी परीक्षा में सफलता पाइए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस